हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कुंदन। आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का इकाई 3 मुद्रा, बचत एवं साख। चैप्टर का जैसा नाम है मुद्रा, यानी कि रुपया पैसा किसे कहेंगे, मुद्रा किसे कहेंगे वो जानेंगे। बचत कैसे होता है और साख, साख का मतलब होता है विश्वास। इन सभी बातों को हम लोग आज देखेंगे। यह भी बहुत ही आसान चैप्टर है इकोनॉमिक्स का और छोटा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं मुद्रा। मुद्रा मनी, MONEY। मुद्रा का मतलब यहाँ पे मनी कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा शब्द का अर्थ उस मुहर या चिन्ह से होता है। कोई मुहर हो या कोई चिन्ह हो। जैसे पहले के राजा महाराजा क्या करते थे कि मुद्रा के रूप में अपने मुहर को चलाते थे। तो उसी प्रकार से कोई मुहर या कोई सिंबल आपको दे दिया जाए आपके राजा के द्वारा, या आप तो राजा राजतंत्र है नहीं, तो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा, और कह दिया जाए कि यह आपका मुद्रा है, इसका वैल्यू एक दे दिया जाएगा कि यह 10 रुपये का है कि 50 रुपये का है। चाहे वो कोई चीज पर लिख दे, स्टील पर लिख दे, कागज पर लिख दे, प्लास्टिक पर लिख दे, जिस चीज पर आपका जो सरकार होगा या फिर राजा राजतंत्र है तो राजा होगा, जिस चीज को वह मान्यता दे दे कि यही आपका क्या है, रुपया है, यही आपका मुद्रा है, तो वह मुद्रा हो जाता है। यानी कि मुद्रा के बारे में हम कहें तो यह कह सकते हैं कि मुद्रा शब्द का अर्थ उस मुहर या चिन्ह, मुहर या चिन्ह, मुहर या चिन्ह से है जिसका उपयोग सरकारी चिन्ह के रूप में किया जाता है। सरकारी राजा है तो राजा के चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ ही जिसकी सहायता से वस्तुओं की खरीद बिक्री की जाती है, क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। यह मुद्रा का सिंपल डिफिनेशन है। तो अब आप मुद्रा लिख करके डैश दीजिएगा और लिखते चलिएगा। लिखिए, मुद्रा शब्द का अर्थ उस मुहर या सरकारी चिन्ह से है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की खरीद बिक्री कर सकते हैं। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, मुद्रा एक प्रकार का सरकारी चिन्ह ही है। मुद्रा एक प्रकार का सरकारी चिन्ह ही है, सरकारी चिन्ह ही है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि कई प्रोफेसर आएंगे, कई अर्थशास्त्री आएंगे और मुद्रा के संबंध में अलग अलग बातें कहकर चले जाएंगे। तो उन सभी जो बातें कह करके अपने तो निकल गए हैं, लेकिन उनकी बातों को आपको निकलने नहीं देना है, क्योंकि परीक्षा में वही पूछता है। ठीक, तो इसी में से एक हैं आपके प्रोफेसर। नोट में लिख लीजिएगा या फिर डबल एरो में ऐसे करके लिखिएगा, प्रोफेसर, प्रोफेसर हॉटले विदर्स, प्रोफेसर हॉटले विदर्स। क्या है? प्रोफेसर हॉटले विदर्स। प्रोफेसर हॉटले विदर्स ई मुद्रा को क्या परिभाषित किए, सुन के हंसी आएगा, एकदम इजी। इन्होंने कहा, प्रोफेसर हॉटले विदर्स ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। एकदम छोटा नर्सरी क्लास का लेकर परिभाषा देके चल गए हैं।
मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। चलिए तो इसको लिख लीजिए। प्रोफेसर हटले विदर्श के अनुसार, प्रोफेसर हटले विदर्श के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। एकदम याद रखना है, मुद्रा का कार्य करती, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये हटले विदर्श कह के निकल रहे हैं, लेकिन उनकी बात को आपको निकलने नहीं देना है। चलिए अब एक और प्रोफेसर हैं जो है नैप जी, प्रोफेसर नैप। प्रोफेसर नैप क्या कहें तो प्रोफेसर नैप के अनुसार मुद्रा, प्रोफेसर नैप के अनुसार मुद्रा क्या है कि राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार कहने का मतलब कि यहाँ ये न समझ लीजिए कि बिहार या झारखंड इस तरह से नहीं, राज्य सरकार का मतलब कि राजा हो या फिर देश का जो सर्वे सर्वा हो, यानी कि केंद्रीय सरकार से मतलब यहाँ पे। तो प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य सरकार द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। तो इनका भी कथन लिख लीजिएगा। प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य सरकार द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। कंप्लीट। अब आप लोग देखिएगा मुद्रा के विकास का क्रम लिख कर डाल दीजिएगा। मुद्रा विकास का क्रम। अब देखिए यहाँ पे अब समझना है कई तरह से इसको, मुद्रा विकास के क्रम को। क्या है कि मुद्रा शुरुआती दिनों में मुद्रा तो थी नहीं, शुरुआती दिनों का आदि मानव जन्म लिया था जहिया से, वही से मुद्रा पैसा करने लगा था। नहीं, उस समय मुद्रा उसका कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना। जैसे हम आपको दिए 1 किलो सब्जी यानी कि तरकारी, तो आप भी हमको दे दिए एगो शर्ट पहनने के लिए। इस प्रकार से है, यानी कि वस्तु दिए वस्तु लिए। थोड़े ना आदमी पैसा खाएगा पैसा पहनेगा, कि वस्तु पे ही डिपेंड करता था। उस समय मुद्रा का प्रचलन न था। तो इसका इतिहास क्या था कि जब मुद्रा नहीं थी या राजा किसी भी प्रकार का मुहर या उस तरह का कोई चीज नहीं रहता था। अब ये सब वैदिक काल का है, हिस्ट्री का बहुत अंदर शुरुआती दौर का है। पाषाण काल में पत्थर को भी मुद्रा माना गया है। तो उसी प्रकार से उस समय फिर पत्थर के बाद मतलब कि हड्डी उड्डी सब जो आया ना, या फिर दांत हाथी का वगैरह, इन सभी चीज ही एक प्रकार से मुद्रा थी। वही अब यहाँ पे क्या है कि मुद्रा नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था। इसके लिए हम आपको एक संक्षेप में छोटा सा हम कहानी सुनाएंगे कि एक व्यक्ति हैं, यहाँ पे हम उनका ले लेते हैं कि ये पंडित जी ही हैं। अब पंडित जी बेचारे को जाना है सपोज काशी। कहाँ जाना है? काशी, बनारस। इनका अंतिम चरण है, चाह रहे हैं कि जाएं घूम लें काशी। और उस समय मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं है। इनको जाने के लिए क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए, रास्ता में खाने के लिए अनाज चाहिए, भोजन चाहिए, यही ना चाहिए। अनाज चाहिए, वस्त्र चाहिए, कुछ पूजा सामग्री लेना होगा, ये सब चाहिए। इनको क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ करके मैंने कुछ वस्तुओं का इकट्ठा करेंगे और तब जाकर के क्या करेंगे? काशी जा पाएंगे। कैसे चल जाएंगे? नहीं ना, क्या बिना वस्त्र के चल जाएंगे? बिना अनाज के चल जाएंगे? नहीं ना। इनको काशी जाना है बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए।
अब ये बेचारे क्या करते हैं, जाने से पहले इनका जो गांव है, गांव के इनका एक नदी पर बसा हुआ गांव है, और इस नदी में क्या होता है, इनको तैरने उड़ने तो आता नहीं है। इनको क्या है कि नदी को क्या करना है, पार करना है। अब इस नदी को पार करने के लिए क्या करते हैं, इनके पास जाते हैं, यानी कि नाविक जी के पास, कि नाविक महोदय हमको नदी पार करवा दीजिए, हमको काशी जाना है। नाविक बोला कि जी हम आपको तो काम नदी पार करवा देंगे, मेरा यही काम है नदी पार करवाना, लेकिन बदले में क्या है कि हमको अनाज चाहिए। हमको क्या चाहिए, अनाज चाहिए, क्योंकि मेरा बाल बच्चा भूखे रह रहा है, हमारा क्या है कर्तव्य उन लोगों का भरण पोषण करना, इसलिए हमको अनाज चाहिए। पंडित जी कहें कि मेरे पास अनाज तो नहीं है। ये कहा कि जब तक आप अनाज नहीं दीजिएगा हम आपको पार नहीं करेंगे। अब लफड़ा लग गया। अब ये क्या करेंगे कि जाएंगे अनाज ढूंढने। इसी के बाद इसी खोज में, अनाज की खोज में वे जाते हैं एक व्यापारी के पास। व्यापारी कहता है कि हाँ हम आपको अनाज देंगे, लेकिन मेरे पास वस्त्र नहीं है, हमको वस्त्र दीजिएगा तब हम आपको अनाज देंगे। अब इनको अलग से लफड़ा। अब ये कहेंगे कि ठीक है, तब हमको तो वस्त्र वाले के पास जाना पड़ेगा। अब ये जाएंगे बुनकर के पास। बुनकर जी हमको क्या कीजिए कि वस्त्र दीजिए। तो कहा बुनकर कि हाँ हम आपको वस्त्र देंगे, लेकिन हमको वस्त्र के बदले में क्या चाहिए, तो हमको सब्जी चाहिए, कोई भी वस्तु यहाँ पे सब्जी चाहिए। तब इनको क्या करना पड़ेगा कि तब इनके पास संजोग से इनकी पड़ियाइन कुछ सब्जी उब्जी रोप करके रखी हुई रहती है। तब ये अपना सब्जी उब्जी लेकर के जाते हैं बुनकर के पास, उसको सब्जी देते हैं, उससे वस्त्र लेते हैं, फिर जाते हैं व्यापारी के पास, व्यापारी को क्या करते हैं, वस्त्र देते हैं, तब जाकर के उससे अनाज लेते हैं, तब जाकर के नाविक को अनाज देते हैं, और आखिर में यह नदी को पार कर पाते हैं। ये सभी इस तरह से टाइम व्यतीत होना, समय की बर्बादी, इतना हैरानी, इतना परेशानी, इन सभी का कारण सिर्फ एक ही था कि उस समय मुद्रा नहीं थी, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के क्रम में इन सभी का क्या हुआ कि इन सभी कठिनाइयों से इनको सामना करना पड़ा, और इसमें कई एक दिन लग जाते। तो इन सभी चीजों को हटाते हुए, इन सभी कठिनाई को हटाते हुए राजा ने क्या किया कि मुहर और चिन्ह का घोषणा किया कि यही मुहर, यही मतलब कि चिन्ह क्या होगा, हर एक चीज के लिए मान्य होगा, इसी से कोई भी वस्तु का खरीद बिक्री क्रय विक्रय किया जाएगा। तो हम लोग अब देखेंगे मुद्रा का विकास का क्रम। तो आप लोग लिख लिए होंगे मुद्रा के विकास का क्रम, तो आप लिखिए नीचे मुद्रा के, इसी में डैश देके लिखिए, मुद्रा के विकास के क्रम को, मुद्रा के विकास के क्रम को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। मुद्रा के विकास के क्रम को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय आप लोग लिख पाए होंगे, और दूसरा मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय। अब पहला वस्तु विनिमय, अब इसी में लिखिएगा क्वेश्चन, पहला से संबंधित क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करें। थोड़ा लॉन्ग चलेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करें। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करें। अब नीचे उत्तर में लिखिएगा, नीचे लगता है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है, उत्तर लिखे डाल दीजिएगा, लिख लिया ना। वस्तु विनिमय प्रणाली की
कठिनाइयों का वर्णन करें। कभी कभी लॉन्ग में पूछता है, अब उत्तर लिखिएगा। इसका तो परिभाषा आप लोग को लिखवा ही चुके हैं, जान ही रहे हैं कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना क्या होता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। तब आपको लिखना है वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाई, लिखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली की, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। पहला आप लोग पिछले चैप्टर में लिखे होंगे ना, वस्तु विनिमय यानी वस्तु का लेन देन, तो इसलिए उसका परिभाषा नहीं लिखवाना है। लिखिएगा पहला, आवश्यकता से दोहरे, आवश्यकता से दोहरे, आवश्यकता से दोहरे, इसका क्वेश्चन ऐसे कर दीजिए, आवश्यकता से दोहरे संयोग की संभावना, संयोग की संभावना, लिख पाए? इसको डैश देके लिखिएगा। इस प्रणाली के तहत, इस प्रणाली के तहत संयोग से ही, संयोग से ही आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएं प्राप्त होती है। देखिए अब संयोग आपका है जिसको कहा जाता है लक, किस्मत, तभी ना आपको एकदम जो चीज चाहिए उसी चीज का प्राप्ति होगा। ये था कठिनाई हो, संयोग खराब, लक खराब, तब पंडित जी नहीं तो 10 दुआरी पहले घूमिए, अहो में काका काकी दादा दादी भैया चाची करते करते मनाइए, गोहराइए, उसकी आवश्यकता को पूर्ति कीजिए, तब न नदी टपिएगा। तो एगो था कि संयोग रहेगा तब। दूसरा का लिखिए, दूसरा का अच्छा है थोड़ा, मूल्य मापन का अभाव, मूल्य मापन का अभाव, लिख के डैश लिखिएगा। लिखिएगा इस प्रणाली में कोई ऐसा माप नहीं था जिससे वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाए। मूल्य निर्धारित किया जाए। अब इसको समझिए, अब उस समय मुद्रा है नहीं था, तब कैसे कह देगा कि ई कलम की कीमत हो 10 रुपया के बराबर ही कलम है? कैसे कह सकते हैं आप कि मेरा जो घी है 1 लीटर वह 600 के बराबर है? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी यह बुक जो है यह 200 रुपये के बराबर, जब मुद्रा था ही नहीं तो मुद्रा निर्धारित कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। यह था मूल्य मापन का अभाव, उसका वैल्यू नहीं पता है। आज वस्तु का वैल्यू आपको मुद्रा में बताते हैं ना कि इसका इतना वैल्यू है, उस समय नहीं था तो नहीं पता चलता था। अगला लिखिएगा मूल्य संचय का अभाव, मूल्य संचय का अभाव लिखिएगा।
मूल्य संचय का अभाव। अब इसमें क्या है समझ लीजिए। अब वस्तु विनिमय हो रहा है, तब वस्तु के बदले वस्तु ले रहे हैं, तो ठीक है वस्तु के बदले वस्तु ले रहे हैं। आपके पास खूब गेहूं है, खूब कोठी के कोठी एकदम चावल है, आप ड्राम के ड्राम उस चावल को क्या करते हैं, किसी को देना चाहते हैं, आप उसके बदले में लेना चाहते हैं। कोई मतलब कि मान लीजिए कि आप सब्जी ही लेना चाहते हैं, आप क्या कीजिएगा कि उसको तो आप गेहूं दे दीजिएगा, तो 10 बोरा 20 बोरा 50 बोरा भी लेगा तो वह उसको कुछ दिनों तक संचित करके रख सकता है, मान लीजिए 4 साल 5 साल मैक्सिमम। आप उससे आप क्या ले रहे हैं, सब्जी के दिन संचित करके रखिएगा, नहीं रख पाइएगा। यही है कि मूल्य संचय का अभाव है वस्तु विनिमय। आज पैसा है तो रख दीजिए तो सड़ जाएगा, ओकरा में क्या महक जाएगा, कुछ नहीं होगा। उस समय वस्तु है तो कुछ वस्तुओं को रख सकते थे, वो भी तो गेहूं है तो के साल 5 साल, खूब एकदम धर के बढ़िया से कर ले हैं तो 10 साल, एक से ज्यादा नहीं। यानी कि वो भी एक लिमिट समय के बाद। लेकिन पैसा क्या है, दादाजी रख लेते हैं, पोता मार रहा है यहाँ पर मलाई, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इसमें क्या था, मूल्य संचय का अभाव। तो इसमें लिखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली में, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य संचय का अभाव पाया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य संचय का अभाव पाया जाता था, क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु खरीद बिक्री के क्रम में कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी खरीद बिक्री के क्रम में कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी जो तुरंत नष्ट होने वाली थी। अब आगे लिखिएगा, ये थोड़ा लॉन्ग है, शॉर्ट में भी आपका पूछेगा कि मूल्य मापन का अभाव से आप क्या समझते हैं वस्तु विनिमय में, तब क्या इसकी में से तो निकलेगा, लॉन्ग से शॉर्ट और शॉर्ट से लॉन्ग पूछ देगा कि मूल्य संचय का भाव वस्तु विनिमय प्रणाली में कैसे था। तो आप इसका लिखिएगा 2 नंबर में, यदि पूछे तो हम एक के बाद में धर के सहेट दे रहे हैं, आप उसको अगर टुकड़ा में पूछे चाहे बड़ा में पूछे, कैसे पूछे फरिया लिखिएगा। चलिए अब तीसरा लिखिए सह विभाजन का अभाव। 3 हो गया ना, तो चौथा लिखिए सह विभाजन का अभाव। सह विभाजन का अभाव लिखिएगा। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी, जिसके विभाजन करने पर उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती थी। अब कौन ऐसा वस्तु है जकर बंटवारा कर देवे से उपयोगिता नष्ट हो जाए, तो समझिए पहले कृषि प्रधान था, कृषि का मुख्य रूप से महत्व था, कृषि ही सर्वे सर्वा था, सब कुछ कृषि पर डिपेंड था। तो कौन चीज बंटवारा हो गया है कि जकरा बंटवारा के बाद उसका अस्तित्व खत्म। तो देखिए बैल, अब क्या है कि बैल है, अब बैल 2 गो है, अब उसका क्या हुआ कि
कि दोनों में बंटवारा हो जाएगा को बैल के। अब क्या हो गया, अब अकेले बैल से का हल जोत लीजिएगा, नहीं, उपयोगिता नष्ट। इस प्रकार के नाना प्रकार के और बहुत सारे वस्तुएं आप लोग सोचिएगा, आप लोग के दिमाग में आएगा तय तनी टूक दीजिएगा कमेंट में। अब आगे लिखिए, भविष्य में भुगतान की कठिनाई। भविष्य में भुगतान की कठिनाई। भविष्य में भुगतान की कठिनाई लिखिएगा। भविष्य में भुगतान की कठिनाई लिखिएगा। वस्तु विनिमय में उधार लेन देन में कठिनाई होती है, क्योंकि उधार देने वालों को घाटा का सामना करना पड़ता था। अब एक और लिख लीजिए लास्ट, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। मूल्य हस्तांतरण की समस्या अब इसको समझिए। वस्तु विनिमय में पैसा है ये ना हो, कैसे मूल्य हस्तांतरण। अब आपको मन है कि ना अब हम बिहार में ना, पालीगंज में ना, अब हम मुंबई में बसेंगे, यहाँ के जितना भी धन संपत्ति है सब बेच बाच के मुंबई में शिफ्ट होना चाहते हैं, वहीं तनी ज़्यादा मनगर चीज़ है। ना मुंबईयो ना, अब कश्मीर में 70 हट गया है। अब जहाँ जाए के मन है वहाँ अपन रुपया पैसा धन दौलत देकर पहुँच जाइए। ई मुद्रा के बदौलत, मुद्रा है तो, अब मुद्रा है ये नहीं है तो क्या कीजिएगा, घर बेचिएगा, मुंबई वाला के साथ सेटिंग कीजिएगा कि कोई मुंबई वाला आके पालीगंज में रहे, पालीगंज से हम जाए मुंबई में, कैसे होगा, होबे नहीं करे। यहाँ से जाइएगा तो बैल मुर्गी भैंस सबके ले जाइएगा, नहीं ले जा पाइएगा, पैसा तो है ये नहीं है, वस्तु कितना ढो पाइएगा, जहाँ है वहीं रहिए। यही है मूल्य हस्तांतरण की समस्या। आज क्या होता है, ज़्यादा धमकी दीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि ना यहाँ से सब बेच बाच के वहाँ भाग जाता है। उस समय नहीं भाग पाइएगा। अब इसको आप अच्छा समझिए, लिखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे प्रमुख समस्या मूल्य हस्तांतरण की थी, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेचकर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता था। समझे? ये था वस्तु विनिमय की समस्या। आप लोग समझ गए काका गंभीर है। वो तो पंडित जी के से तो कहानी समझाए, उसके बाद इतना मनी कठिनाई समझ के आप लोग समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा का है पैसा, कितना गुण है पैसा के बदौलत का सुविधा है, समझ गए। अब तनी लिखिए मुद्रा के कार्य। मुद्रा का परिभाषा जान गए ना, अब मुद्रा का कार्य लिखिए। ये सब हो गया मुद्रा का कार्य। मुद्रा का कार्य लिखिएगा। क्राउथर के अनुसार, क्राउथर
आई सब जो कराउथर जो भी आ रहा है ना, कराउथर जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, प्रोफेसर या फिर इकोनॉमिक्स्ट जो भी, उन सभी का नाम एकदम रट जाइए, एकदम रट के सट जाइए, एकदम कैसे याद कर लीजिए, कोई कीमत पर लिखिए। क्राउथर के अनुसार जिस प्रकार यंत्र शास्त्र में चक्र कृष्ण जी वाला, यंत्र शास्त्र में चक्र का, विज्ञान में ऊर्जा का, चक्र का के बाद कोमा दीजिएगा, उसके बाद विज्ञान में ऊर्जा का, विज्ञान में ऊर्जा का तथा राजनीति में मत का स्थान है। राजनीति में मत मतलब वोट, मत का स्थान है, वही स्थान मानव जीवन में मुद्रा का है। देखिए क्राउथर जी कितना बढ़िया बात बोले, मुद्रा का है। आप लोग देखे होंगे कृष्ण भगवान के कि एकदम जखनी पारा गरम, जखनी जैसे चक्र निकाल दिए, कहानी सोटा हो गया। वैसे ही जिस प्रकार से विज्ञान में ऊर्जा, एनर्जी के बिना विज्ञान क्या है, बेकार। जिस प्रकार से राजनीति में सबसे अगर मुख्य कोई बिंदु है तो वह है वोट, मत। तो उसी प्रकार से अर्थशास्त्र का सबसे अगर कोई मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट है, तो क्या है मुद्रा। समझ में आ गया होगा कि मुद्रा का है। लिख लिए, एक बार फिर से कर देते हैं। क्राउथर के अनुसार जिस प्रकार यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में ऊर्जा का तथा राजनीति में मत का स्थान है, वही स्थान मानव जीवन में मुद्रा का है। लिख लिए। लिखिए, मुद्रा का कार्य निम्नलिखित है। अब लिख के डैश दीजिएगा। मुद्रा का कार्य निम्नलिखित है। क्राउथर जी का स्टेटमेंट बोल दिए ना कि रट के सट जाना, रट के सट जाना, नहीं भूलिएगा। पहला, लिखिएगा, विनिमय का माध्यम लिखिएगा। विनिमय का माध्यम मतलब किसी वस्तु को खरीदने और बेचने का यह एक माध्यम है। लिखिए, किसी भी वस्तु को, इसी में डर देकर, किसी भी वस्तु को हम खरीदते या बेचते हैं, किसी भी वस्तु को हम खरीदते या बेचते हैं, उसका मुख्य आधार मुद्रा ही है। उसका मुख्य आधार मुद्रा ही है। आगे, मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, मूल्य का मापक। लिखिए, किसी भी वस्तु का महत्व, किसी भी वस्तु का महत्व का पता हम मुद्रा से ही लगाते हैं। अगला,
ये सब तो आप लोग कुछ अपने से भी लिख सकते हैं। अगला लिखिएगा विलंबित भुगतान का मान। विलंबित भुगतान का मान लिखिएगा, सीधा शॉर्ट में लिख लीजिए। उधार लेन देन में सुविधा। उधार लेन देन में सुविधा। उधार लेन देन में सुविधा। चौथा में लिख लीजिएगा संचय। लिखिएगा भविष्य के लिए संचित करने में आसानी। ठीक है, सब होकर कब उल्टा चलेगा होगा। और क्या, क्रय विक्रय में हस्तांतरण। लिखिएगा क्रय विक्रय में हस्तांतरण। लिखिएगा क्रय विक्रय में हस्तांतरण। लिखिएगा मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हस्तांतरित होते हैं। लिख पाए। और एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट, साख का आधार। साख का आधार लिखिएगा। साख का आधार में साख का अर्थ देखिएगा, साख है ना हेडिंग। साख का अर्थ विश्वास से है। विश्वास से। अब इसको समझा रहे हैं साख से क्या। यदि आप किसी को दिए तो हम उसको दिए 10 रुपया, वो हमको दिया 10 रुपया, तो हमको विश्वास है कि 10 रुपया दिए तो 10 रुपया मिल गया। अब क्या है, अब वस्तु विनिमय बताते हैं। आजकल आप लोग किए होंगे, लड़की लोग और महिला लोग ज़्यादा। कोई के दे दीजिए 1 कटोरा पैंचा आटा, आप क्या किए कि आप उसको पूरा भर के दबा के एकदम पोंछ के दिए थे। अब वो क्या किया, आपको वो देगा 1 कटोरा, आ कटोरा मांगेगा आप ही से कि दे दे कटोरा, वही कटोरा से ले लो, वही कटोरा से दे दे, वही कटोरा से देहू देगा। लेकिन आप पूरा बैठा के पोंछ के दिए थे, वो क्या किएगा, ऊपरे एकदम हल्का भर के दे दिया, डंडी मार दिया। यही है साख के कमी। अब पैसा में क्या होगा, आप क्या कीजिएगा कि हम 10 के कड़कड़ीवा दिलो तो 10 के हमारा मुलायम दे दिला, यानी कि साख का माध्यम क्या, मुद्रा। अब लिखिए, ये हो गया मुद्रा के आर्थिक महत्व। मुद्रा का आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। मुद्रा का आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। लिखिएगा उत्तर में आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व काफी बढ़ गया है।
यदि इसे आर्थिक व्यवस्था से हटा दी जाए तो प्रगति अस्त व्यस्त हो जाएगी। देखिए यहां तक लिखे ना, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा। यदि यह क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ दे 5 नंबर के, तब क्या करना है, और 2 नंबर का तो ठीक है। तो देखिए जो हम अभी लिखा है डबल एरो में इसको लिखे, चाहे पैराग्राफ चेंज करके लिखे, बात बरोबर है। यदि 5 नंबर में दे देगा तो ये सब जो डबल एरो में लिखा है ना, सब के ऊपर में पैराग्राफ चेंज करके लिखते चल जाइएगा। ये सब प्रैक्टिस है। और यदि 2 नंबर का है तो ये मामला क्लियर। आई जो पैराग्राफ वाला लिखाएंगे ना, वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चाहे डबल एरो में लिखिए, स्टार्ट कीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रेस्कॉट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं तो रक्त स्रोत जरूर है। कौन कहे थे? प्रेस्कॉट। इन शब्दों में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए डबल एरो में लिखिए या पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखिए। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। एक और है, डबल एरो में लिखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला लिखिए डबल एरो में, एग्वाव है, प्रोफेसर विग्गू। लिखिए, प्रोफेसर विग्गू के अनुसार प्रोफेसर विग्गू के अनुसार अर्थव्यवस्था मुद्रा रूपी वस्त्र को धारण किए हुए है। अब समझिए तीनों पॉइंट इसमें। सबसे पहले आपका क्या आए? तब प्रेस्कॉट जी आए। प्रेस्कॉट देखिए, पकड़िएगा जैसे जैसे हम पकड़वाते हैं। प्रेस्कॉट क्या बोले कि मुद्रा हार्ट, यानी कि मुद्रा हार्ट, हृदय नहीं है। देखिए आ रहा है ट हार्ट, हृदय नहीं है। पकड़ने, आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। परीक्षा में 4 ऑप्शन देगा, पकड़ लीजिएगा, अगर थोड़ा समझ लीजिएगा तब। प्रेस्कॉट यानी कि हार्ट, यानी कि हार्ट नहीं है तो क्या है? रक्त स्रोत है। क्या कहा? प्रेस्कॉट। देख रहे हैं, कथन मिलाइए तो उसको पकड़ने का प्रयास करें। मार्शल क्या कहा कि मुद्रा क्या है? अर्थव्यवस्था का धुरी है, यही ना, जिसके चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। अब मार्शल तो आप लोग देखे ही होंगे, वही गाड़ी वाहन की बात कर रहे हैं। तो ओकरा में धुर्री होता है, चक्का होता है, तो चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा कथन कौन कहा? मार्शल। पकड़िए, स्टेटमेंट को कैसे पकड़ के खींच खाच के परीक्षा में एकदम टिकिया देना है। मार्शल कौन? धुर्री।
विगु, व से विगु, विगु विगु, विगु क्या है? व से विगु, व से वस्त्र धारण किए, व से विगु, व से वस्त्र धारण किए। एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम कान दे कि एकदम इंपॉर्टेंट है, तो एकदम इसको एकदम रट ही लेना है, रट लीजिए। ये आपका था आर्थिक महत्व पर। अब लिखिए अगला क्वेश्चन, मुद्रा से लाभ। मुद्रा, मुद्रा से लाभ। चलिए लिखिए मुद्रा से लाभ, लिखिए मुद्रा से, मुद्रा से आंसर में, मुद्रा से पूरे मानव जाति लाभान्वित होती है, लाभान्वित होती है, लाभान्वित होती है। हाँ हाँ, लाभान्वित होती है। लिख लिए। अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र की शाखाओं के तहत, अर्थशास्त्र की शाखाओं के तहत, शाखाओं के तहत उपभोग, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, विनिमय, वितरण, वितरण, वितरण तथा राजस्व, तथा राजस्व निर्माण में मुद्रा कार्य करती है, निर्माण में मुद्रा कार्य करती है। लिखें। अब लिखिए मुद्रा, इसी में लिखेगा मुद्रा के निम्नलिखित लाभ हैं, मुद्रा के निम्नलिखित लाभ हैं, मुद्रा के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, पहला हम अपनी इच्छा अनुसार, हम अपनी इच्छा अनुसार, हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। दूसरा, दूसरा मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा से साख मजबूत होती है, मुद्रा से साख मजबूत होती है। अगला, मुद्रा को ही, मुद्रा को ही शायद 3 हो गए, चौथा है मुद्रा को ही देश या विदेश में, देश या विदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा, मुद्रा आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति
का सूचकांक है। मुद्रा आर्थिक प्रगति का सूचकांक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, मुद्रा विकास का इतिहास। मुद्रा विकास का इतिहास लिखिएगा। मुद्रा विकास का इतिहास। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब वस्तु विनिमय थी। उस समय वस्तु के बदले वस्तु खरीद बिक्री का माध्यम था। इसके बाद भिन्न भिन्न आकृति के चमड़े का मुद्रा का विकास हुआ। भिन्न आकृति के चमड़े का मुद्रा का विकास हुआ। तत्पश्चात धातु मुद्रा आई। धातु मुद्रा आई। इसके बाद सिक्के का प्रचलन हुआ, जिसमें सोना, चांदी के सिक्के प्रमुख थे। वर्तमान समय में शाख मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। अब क्वेश्चन लिखिएगा, शाख मुद्रा के कितने रूप हैं? शाख मुद्रा के कितने रूप हैं? तो लिखिएगा, शाख मुद्रा के दो रूप हैं। पहला प्लास्टिक मुद्रा लिख के डैश दीजिएगा। पहला प्लास्टिक मुद्रा लिखिएगा। इसके तहत एटीएम कम डेबिट कार्ड, एटीएम कम डेबिट कार्ड, एटीएम कम डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड
तथा क्रेडिट कार्ड आता है। क्रेडिट कार्ड आता है। अब इसमें लिखेगा एटीएम, लिख के डैश एटीएम यानी कि और इसका होता है ऑटोमेटिक, AUTOMATIC ऑटोमेटिक टेलर, TELER टेलर मशीन, MASHINE मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लिख के डैश। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एटीएम का। लिखिएगा यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिससे 24 घंटे रुपए निकाली जा 24 घंटे रुपए निकासी की सुविधा प्रदान होती है। सुविधा प्रदान होती है। इसके लिए एक कार्ड होता है। इसके लिए एक कार्ड होता है। इसके लिए एक कार्ड होता है जो अंक प्रणाली जो अंक प्रणाली पर कार्य करती है। जो अंक प्रणाली पर कार्य करती है। गुप्त पिन की सहायता से गुप्त पिन की सहायता से इस कार्ड के माध्यम से रुपए निकाली जाती है। आगे लिखिएगा क्रेडिट कार्ड, लिख के डैश लिखिए क्रेडिट कार्ड लिखिएगा। यह भी एक प्लास्टिक मुद्रा का रूप है। क्रेडिट कार्ड में यह भी एक प्लास्टिक मुद्रा का रूप है जिसके अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत कार्ड के माध्यम से राशि के अंदर वस्तु और सेवाओं को वह खरीद सकता है।
वस्तु और सेवाओं को वह खरीद सकता है। जैसे समझिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है। देखिए क्रेडिट कार्ड एक कार्ड होता है, प्लास्टिक का ही है, ये भी एटीएम जैसा ही कार्ड होता है। इसमें क्या होता है कि यदि आपके बैंक में सपोज 2 लाख रुपए हैं, तो आपको बैंक एक क्रेडिट कार्ड देगा कि आपका मान लीजिए 2.5 लाख का क्रेडिट कार्ड बना देगा। जब 2 लाख रुपए फिर भी 2.5 लाख का, यदि आप किसी जगह पे आप हैं और वहां पे आप गए हुए हैं, तो वहां आप जा करके क्या है कि इस कार्ड के माध्यम से, जैसे 2 लाख का ही कार्ड है, आप 2.5 लाख रुपए तक की कहीं जैसे गए हुए हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट यहाँ है, आप अपना क्रेडिट कार्ड लेकर क्या पटना गए हुए मॉल में, आप वहां पे खरीदते खरीदते 2 लाख का आपका बैलेंस ही है, आपने 2.5 लाख की वस्तु खरीद ली। तो उस स्थिति में क्या हुआ, यदि आपको क्रेडिट कार्ड रहेगा तो वहां पे वो मॉल या कोई भी जगह है वो आपको 2.5 लाख का वस्तु दे देगा। यह एक साख है, विश्वास है। तो इस तरह से अब यहाँ हम एक उदाहरण लिए हैं, ज्यादा का भी होता है, कम का भी होता है, क्रेडिट कार्ड। चलिए अब आप लिखिए, आप ये था प्लास्टिक मुद्रा का आपने प्रकार देखा। अब आप लिखिए साख पत्र। दूसरा प्लास्टिक मुद्रा हो गया, साख पत्र। दूसरा साख पत्र। साख पत्र लिख के डाल दीजिए। लिखिए साख पत्र कई प्रकार के होते हैं। साख पत्र कई प्रकार के होते हैं, लिखिएगा। जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, प्रतिज्ञा पत्र ETC, प्रतिज्ञा पत्र। अब इसी में से एक लिखिए, चेक लिख के डाल दीजिए। लिखिएगा चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। जो बैंक में खाताधारी द्वारा जारी की जाती है। जिसमें रुपया जमा करने वाला बैंक को लिखित आदेश देता है। कि उसमें लिखित रकम लिखित व्यक्ति को दे दी जाए। अब जैसे हम आपको समझाते हैं चेक। आजकल तो चेक और बैंक ड्राफ्ट सब समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बच्चा का अकाउंट है, बहुत बच्चे भी सब इस चीज़ों से परिचित है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझा देते हैं। चेक एक प्रकार का कागज का होता है, इसी प्रकार से बना होता है। जैसे मेरा अकाउंट सपोज खाता है पंजाब नेशनल बैंक में, हम क्या किए कि मेरे पास चेकबुक है, चेकबुक से एक चेक का पेज निकाला, उस पर हम ऊपर लिख दिए कि हाँ, जैसे पे में लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्यक्ति किसको हम चेक काट के दे रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे। कि हमने लिख दिया यहाँ पे कि मृदुला कुमारी, और यहाँ पे हमने दे दिया पैसा कि हाँ, यहाँ पे मान लीजिए कि 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे शब्दों में 30,000। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। 30,000 रुपये मात्र।
फिर यहाँ पे लिखेंगे अंक में, और फिर क्या करेंगे, नीचे दस्तखत करने के लिए होता है, हम अपना दस्तखत करेंगे। फिर चेक पेज का पीछे साइड में 2 दस्तखत करेंगे, और वह व्यक्ति क्या होगा, बैंक लेकर के जाएगा, तो बैंक कर्मचारी हमारे खाते से उसको इतना रकम दे देंगे। यही चेक का सुविधा है। उसके लिए हम उसको चेक दे दिए, यानी कि पैसा दे दिया। यह भी एक प्रकार का क्या, साख पत्र हुआ ना। अब उसी प्रकार से अब आगे लिखिए बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट लिख करके डैश लिखिए। बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा साख पत्र है, बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा साख पत्र है जो एक बैंक दूसरे बैंक को आदेश देता है कि उसमें लिखित रकम लिखित व्यक्ति को दे दी जाए। अब देखिए यह क्या है, बैंक ड्राफ्ट कैसे बनता है। हमने कोई बैंक गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और जाकर के वहां से हम 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनवा लिए। कितने का, 500 रुपए का। तो 500 रुपए का यह बैंक ड्राफ्ट भी जो है ना, एक प्रकार समझिए कि पैसा ही है। अब हम इस बैंक ड्राफ्ट अब हम क्या करेंगे, बनवा लिए हैं। अब हम कहीं गए दूसरे बैंक में, और जा करके जिस व्यक्ति के नाम से बनवाएं, वह व्यक्ति उस बैंक ड्राफ्ट को किसी बैंक में भी वो देगा, उसके बदले में वह उतना रुपया प्राप्त कर सकेगा। यही है बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट समझे। अब एक आता है यात्री चेक। यात्री चेक लिख के डैश दीजिएगा सी नंबर में। यात्री चेक लिखिए। यह यात्रियों के लिए जारी की जाती है। यह यात्रियों के लिए जारी की जाती है, जिसमें कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। तथा उस पर लिखी रकम किसी भी बैंक से वह किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकता है। किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकता है। यह भी एक प्रकार का बैंक ड्राफ्ट जैसा ही है, लेकिन यह यात्रियों के लिए होता है। वह मुद्रा हस्तांतरण में क्या होता है, अब इसको मुख्य रूप से यदि आप इसको समझाएं, तो यदि आप यात्रा पर गए हैं, यहाँ से आपको कहाँ जाना है, मान लिया कि अमेरिका, तो अमेरिका में तो रुपया चलेगा नहीं, तो वहाँ डॉलर की आवश्यकता होगी। तो आप यात्री चेक बनवा करके जाइए और जा करके उसको क्या कीजिए, डॉलर में चेंज करवाइए, और फिर डॉलर से आप उसका यूज कीजिए। अब एक आपका है लास्ट प्रतिज्ञा पत्र, लिख के डाल दीजिए। प्रतिज्ञा पत्र लिखिए। प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का साख पत्र है। इस पत्र में ऋणी की मांग पर, ऋणी माने कर्जदाता, ऋणी की मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद इसमें अंकित रुपए ब्याज
ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। आगे लिखिए बचत। बचत में लिखिएगा आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। आय बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी बचत ना, तो बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस उपभोग, यानी कि बचत मतलब सेविंग बराबर हो जाएगा आपका इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी कि खर्च। इसको लिख लीजिएगा नीचे में। इसी में लिखिएगा डबल एरो में क्राउथर के अनुसार बचत किसी व्यक्ति के आय का वह हिस्सा है जिसे उपभोग की वस्तुओं पर खर्च नहीं किया जाता है। हम लोगों ने बचत देखा। बचत के बाद अब देखते हैं नकद मुद्रा बचत। नकद मुद्रा बचत चलिए लिखिए नकद मुद्रा बचत। आय का वह हिस्सा जिसे खर्च नहीं किया जाता है नकद मुद्रा बचत कहलाता है। अब लिखिएगा वस्तु संचय लिखिएगा जब उस नकद बचत को विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है तो वह वस्तु संचय कहलाता है। अब इस चैप्टर का आखिरी पड़ाव लिखिएगा साख क्रेडिट लिख करके डैश, यानी कि भरोसा विश्वास होता है। लिखिएगा साख का अर्थ उस विश्वास या भरोसा से है
उस विश्वास या भरोसा से है जिसके आधार पर ऋणदाता ऋण देता है, ऋणदाता ऋण देता है। इसी में एक डबल एरो में लिखिएगा, डबल एरो में है आपका प्रोफेसर जीड के अनुसार, प्रोफेसर जीड के अनुसार, प्रोफेसर जीड के अनुसार, प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने पर पूरा हो जाता है। अब लिखिएगा ऋणदाता, ऋणदाता लिखिएगा, ऋणदाता लिख करके डैश, ऋणदाता जो साख के आधार पर ऋण देता है, ऋणदाता कहलाता है, ऋणदाता कहलाता है। आपका है ऋणी, अगला में लिखिएगा ऋणी, जो व्यक्ति ऋण लेता है, ऋण लेता है ऋणी कहलाता है। इस तरह आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ और इससे आप लोग ऑब्जेक्टिव भी समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग समझ पा रहे होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी समझ पा रहे होंगे। तो आपका इस वीडियो में इतना ही और आज के लिए दैट्स ऑल। इस वीडियो के लिए आपका इस प्रकार मुद्रा बचत एवं साख चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, खुश रहिए, दैट्स